नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखते हैं 9th क्लास का एक चैप्टर है। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए काम में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे। एक चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु, मतलब एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? अणु के बारे में। परमाणु से ही अणु बनते हैं, तो पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? अणु के बारे में। तो जो भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। आइए अपन देखते हैं कि सबसे पहले परमाणु क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कोई लोग मकान बनाते हैं या जैसे सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर समझते होंगे। तो सजीव का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, सजीवों की जो बेसिक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। वैसे ही निर्जीव चीज़ों की, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है, उनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु। परमाणु के बारे में पुराने समय से ही, हमने पारंपरिक तरीके से ही कुछ चीज़ें लोगों ने अपने हिसाब से कुछ बातें कही है, कुछ लोगों ने फिर प्रयोग करके भी बताया है। तो अपन ने शुरू से परमाणु के बारे में जो लोगों ने बताया उसके बारे में पढ़ते हैं, और प्रयोग के द्वारा भी किसने क्या बताया उसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। आइए अपन देखते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने क्या कहा था। सबसे पहले देखो, लगभग 500 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व एक दार्शनिक थे, हमारे भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम है महर्षि कणाद। क्या नाम है? महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में लोगों को बताया। और उन्होंने परमाणु के बारे में लोगों को बताया कि जैसे मान लो कोई भी आपके पास पदार्थ है, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर को आप लगातार भागों में, बराबर भागों में तोड़ते जाओ तो अंत में एक ऐसा भाग बच जाएगा जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते। तो उसी आगे अविभाजित नहीं होने वाले भाग को महर्षि कणाद ने क्या नाम दे दिया? परमाणु। तो इसके लिए आप परिभाषा भी लिख सकते हो, जैसे किसी भी द्रव्य को लगातार विभाजित किया जाए तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दे दिया? परमाणु। इसी के साथ हमारे एक भाई दार्शनिक और है जिसको नाम दिया गया है, एक और दार्शनिक थे जिनका नाम है पकादू या पकुदा कात्यायन। इसको कभी कभार किसी बुक में आपको पकादू काव्याम भी मिलेगा और किसी में पकादू कात्यायन भी मिलेगा। तो दोनों एक ही नाम है, आप दोनों याद रख सकते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा था, देखो जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा जो महर्षि कणाद ने कहा था, ये भी एक मान्यता ही थी। महर्षि कणाद ने सिर्फ अपनी एक औपचारिक चीज जो बताई है आपको वही बताई है। वैसे ही हमारे दार्शनिक पकुदा कात्यायन, उन्होंने भी एक नॉर्मल सी चीज जो जैसे महर्षि कणाद ने बताई थी उसी औपचारिक तरीके से एक चीज बताई है, उन्होंने इनका जस्ट उल्टा कहा। देखो महर्षि कणाद ने तो क्या कहा है कि किसी भी भाग को बराबर भागों में तोड़ते जाओ तो अंत में एक ऐसा भाग बच जाएगा जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। उसी अविभाजित कण को क्या नाम दे दिया गया? परमाणु। लेकिन जो पकुदा कात्यायन थे उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि अगर छोटे जो जितने भी इस दुनिया में मेटर्स बने होते हैं, जितने भी द्रव्य बने होते हैं, पदार्थ बने होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों को विभाजित नहीं कर सकते। उन्हीं कणों को क्या नाम दे दिया? परमाणु। मतलब सभी द्रव्य एक अविभाजित कण से मिलकर बनते हैं। उसी अविभाजित कण को परमाणु कहा
जाता है। ये किसने कह दिया? पकादू काव्याम ने। पकादू काव्याम ने ये क्या कह दिया कि जितने भी मैटर्स बने होते हैं, जितने भी द्रव्य बने होते हैं, वो सब के सब एक छोटे से कण से बने होते हैं जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। उसी कण को क्या नाम दे दिया गया? परमाणु। इसी के साथ और भी दार्शनिकों ने इसके बारे में बताया, जैसे दो ग्रीक दार्शनिक थे, तो डेमोक्रिटस थे, एक ल्यूसियस था। एक तो डेमोक्रिटस था, एक ल्यूसियस था। उन्होंने भी हमारे जो महर्षि कणाद ने उसने जो बात बताई है, उसी के हिसाब से बात बताई है कि पदार्थ को बराबर बराबर भागों में तोड़ते जाओ तो अंत में एक ऐसा भाग बच जाएगा जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते। उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु, जिसको उन्होंने एटॉम्स नाम दिया। हमारे भारतीय दार्शनिकों ने उसको परमाणु नाम दे दिया। परमाणु का मतलब ही, एटॉम्स का मतलब ही होता है अविभाजित कण। ये तो हो गया दार्शनिक के तौर पर, मतलब एक औपचारिक स्थिति थी जो अपने मतों के अनुसार कहा गए थे। अब 18वीं सदी तक, लगभग 18वीं सदी तक, जो अपनी सदियां चलती आई, 18वीं सदी तक यही मान्यताएं चलती रही। 18वीं सदी के बाद कुछ प्रयोग हुए परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में प्रयोग करके किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। अपन देखते हैं जो डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो चीज़ बताई है, जो डाल्टन ने परमाणु के बारे में प्रयोग करके एक संकल्पना दी है जिसको बोलते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल। उसकी क्या विशेषताएं थी, परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बताया प्रयोग करके? देखो, पहले वाले लोगों ने जो भी बताया वो एक मत थे, मतलब ऐसे ही कहे गए मत थे अपने कहे अनुसार, मतलब उनके पास कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं था। लेकिन डाल्टन, सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में प्रायोगिक सत्यापन करके परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होता है। तो उसके मॉडल की कुछ विशेषताएं देखो। पहली विशेषता है, सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? परमाणु से। और वो जो परमाणु होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो भाग लेते हैं वो सब क्या होते हैं? परमाणु। परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ना तो परमाणु पैदा होते हैं और ना ही परमाणु नष्ट होते हैं। ना तो परमाणु का विनाश होता है, ना परमाणु सर्जित होते हैं। ना तो परमाणु सर्जित होता है, ना परमाणु का विनाश होता है। आगे वाले देखो, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म, मतलब रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म सब सेम होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर तत्व के अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, उसके जितने भी परमाणु होते हैं, उनके जितने भी रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उसका द्रव्यमान वगैरह सारे सेम होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं उनके सबके गुणधर्म कैसे होते हैं? सेम। लेकिन अगर अलग अलग हो, अगर अलग अलग तत्व हो तो उनके जो परमाणु होते हैं उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु जो है उसके गुणधर्म हाइड्रोजन के सब सेम होंगे, ऑक्सीजन का परमाणु है उसका अलग होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना की जाए तो दोनों का, हाइड्रोजन के गुणधर्म और ऑक्सीजन के गुणधर्म दोनों अलग अलग होंगे, और गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। आगे देखो, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्ण संख्या में भाग लेते हैं। मतलब ऐसे नहीं है आधा परमाणु लिया, 3/4 परमाणु काम में लिया, ऐसे परमाणु काम में नहीं थे, पूरे पूरे से 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, पूरी संख्या में इंटीजर मान में उसका रासायनिक अभिक्रिया में उसका भाग होता है। आप देखो, ये तो हो गया प्रायोगिक सत्यापन। पीछे वाले लोगों ने क्या बताया था? पीछे वाले लोगों ने क्या बताया था कि वो जो मत दिए थे वो अपने मतानुसार दिए थे कि ऐसे ही बोल दिया, जो भी उनके मन में आया वो बोल दिया, जो भी उनको चीज लगी वो बोल दिया। लेकिन प्रयोग के आधार पर सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने। किसने बताया? और ये जो चीजें लिखी है ये डाल्टन के परमाणु की मॉडल की विशेषता है कि परमाणु क्या चीज होती है, वो कैसे कैसे भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसी तरीके से भाग लेते हैं, किस किस परमाणु, किस किस चीज के परमाणु अलग अलग होते हैं, किस किस के अलग नहीं होते। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। इसके नोट्स बनाने, जितनी ज्यादा नोट्स बनाओगे, साइंस नोट्स पे चलती है, जितनी ज्यादा नोट्स बनाओगे आप लोगों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अलग हट जाता हूं। देखो, परमाणु के बारे में आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, अविभाजित कण होते हैं। अब परमाणु संयोग कैसे करते हैं? परमाणु संयोग कैसे करते हैं? अब परमाणु जो संयोग करते हैं उसके आधार पर पूरी केमिस्ट्री परमाणु के संयोग पे दिए गए हैं, और जो 2 नियम दिए गए हैं वो हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम है अंतवा एल लेवाइसिवे। अंतवा एल लेवाई जीए, अब उसको लेवाई जीए भी बोलते हैं और लेवाई सीए भी बोलते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए हैं,
परमाणु के संयोग के लिए, परमाणु के संयोग के लिए दो नियम दिए गए और पूरे जो केमिस्ट्री है वो इन्हीं दो नियमों पे टिकी है। समझ लो कि केमिस्ट्री का बेस ही क्या है, ये जो दो नियम है, जो परमाणु के संयोग के लिए जो दो नियम दिए गए थे वही पूरे परमाणु, पूरी केमिस्ट्री के लिए क्या है, पूरा बेस है। तो ये किसने दिए थे, अंतवा एल लेवाइसिए ने। इसीलिए रसायन विज्ञान का या केमिस्ट्री का पितामह किसे कहते हैं, लेवाइसिए को। किसको कहते हैं, जिसको जनक भी बोलते हैं, क्या बोलते रहे, जनक या पितामह, जनक या पितामह किसको बोलते हैं, लेवाइसिए को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने परमाणु के संयोग के लिए जो दो नियम दिए थे उन्हीं दो नियमों पे पूरी केमिस्ट्री का बेसिक टिका है। तो दो नियम देखो कौन कौन से, पहला नियम तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। आइए अपन देखते हैं इन दोनों नियमों को से विस्तार। देखो दोनों नियमों में था क्या, ऐसा क्या दिया, पूरी केमिस्ट्री इन्हीं पे टिकी है। सबसे पहले देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों को द्रव्यमान के बारे में पता है, आप लोगों ने द्रव्यमान के बारे में बहुत कुछ सुना है। और जो परमाणु होता है उसी के अंदर द्रव्यमान होता है, उसी के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान। तो उसके द्रव्यमान संरक्षण, देखो नाम से मतलब निकाल सकते हो, द्रव्यमान द्रव्यमान होता है, संरक्षण का मतलब बचाव, मतलब जो संरक्षित रहता है, मतलब ना तो विनाश होता है ना सर्जित होता है, ना तो विनाश होता है उसका ना सर्जित होता है। तो पहला नियम लेवाइसिए ने क्या दिया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु जब भाग लेता है तो ना तो उसके द्रव्यमान में कोई क्षति होती है ना द्रव्यमान सर्जित होता है, ना तो द्रव्यमान में कोई क्षति होती है ना द्रव्यमान सर्जित होता है। देखो इसकी नियम लिख भी सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं तो ना तो द्रव्यमान सर्जित होता है ना ही द्रव्यमान में कोई क्षति, ना तो द्रव्यमान सर्जित होता है ना द्रव्यमान में क्षति होती है, ना तो द्रव्यमान सर्जित होता है ना द्रव्यमान में कोई क्षति होती है। तो ना तो द्रव्यमान की क्षति होती है ना द्रव्यमान सर्जित होता है, ना द्रव्यमान पैदा हो, कोई ना तो कोई नया द्रव्यमान पैदा होगा और ना ही द्रव्यमान क्षति होगी। मतलब जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों में होता है उतना का उतना द्रव्यमान किसमें होगा, उत्पाद में। जब भी क्रियाकारक से कोई चीज बनती है तो वो क्या होती है, उत्पाद। तो जितना द्रव्यमान आप लोगों के पास क्रियाकारक में होगा उतना का उतना द्रव्यमान किसमें होगा, उत्पाद में। जैसे मान लो इसके लिए एक उदाहरण लें, जैसे मान लो कोई पदार्थ है AB, क्या है AB, अगर उसके अंदर 10 ग्राम द्रव्यमान है, कितना ग्राम द्रव्यमान है, अगर वो जो है 10 ग्राम का है, अगर उसको मैं तोड़ दूं A और B के बीच में, A और B के बीच में, ये किसी भी अनुपात में टूटे, किसी भी ग्राम में टूटे कि कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन पूरा का जो काउंट होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, 10 ग्राम ही। जैसे मान लो ये 8 का हुआ, ये 8 ग्राम का, तो ये कितने ग्राम का होगा, 2 ग्राम का। कितने ग्राम का होगा, अब देखो सीधा सीधा मतलब है कि इधर 10 ग्राम है तो उधर भी 10 ग्राम ही होने चाहिए। मतलब क्रियाकारकों में अगर परमाणु का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो उधर भी हमेशा 10 ग्राम ही होना चाहिए। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो द्रव्यमान की क्षति होती है ना द्रव्यमान सर्जित होता है, ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा ना द्रव्यमान का सर्जन होगा। आगे देखो स्थिर अनुपात का नियम। किसका, स्थिर अनुपात। मतलब अगर दो परमाणु संयोग करेंगे तो वो हमेशा स्थिर अनुपात में, मतलब उनका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा स्थिर अनुपात में ही रहेगा। उनका जो अनुपात है, कितने भी अणु हो जाए उनका अनुपात नहीं बदलेगा, जो मिलने का जो अनुपात होता है वो कभी नहीं बदलेगा। उसी के लिए नियम दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे अपन उदाहरण ले लें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु, तो हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन के 2 अणुओं का कितना हो जाएगा, 2। तो हाइड्रोजन के 2 अणु का द्रव्यमान हो गया 2। अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, मतलब 16। इनका जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा और वो अनुपात होता है, देखो इसको आप काट सकते हो, 1:8। इससे ज्यादा, इससे ना तो कम होगा इससे ना ज्यादा होगा, हमेशा जो अनुपात होगा वो स्थिर रहेगा। जैसे मैं ले लूं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 14:3 के अनुपात में ही रहेगा, इससे कम ज्यादा कहीं नहीं होगा। हाइड्रोजन का जो होगा वो 14 होगा और ऑक्सीजन का जो होगा वो
3, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 14:3 में ही संयोग करेगा, इसके अलावा कभी भी संयोग नहीं कर सकता। किसमें? अगर अमोनिया है तो। ऐसे ही जल में होगा तो H2O जब बनेगा तो H2O में, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 में ही होगा। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। इन्हीं दोनों नियमों पे बेसिक जो टीका है पूरी केमिस्ट्री का, और इनको दोनों को देने वाले का नाम क्या है? एंथेमा एल लेवाइसिए। इसीलिए एंथेमा एल लेवाइसिए को किसका जनक कहा जाता है? केमिस्ट्री का, मतलब रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवाइसिए को। लेवाइसिए भी बोलते हैं और लेवाइसिए भी बोलते हैं। बोलने में लेवाइसिए आता है, लिखने में लेवाइसिए आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके नोट्स बनाने आपको लगातार। इसके के जो स्थिर अनुपात का नियम था उसको भी अपन लिख लेते हैं। देखो, दूसरा जो नियम था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इसकी अपन जो परिभाषा लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं? देखो, दो चीजें जब संयोग करेगी तो हमेशा उनका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। तो स्थिर अनुपात के लिए अपन क्या करेंगे? देखो, जब दो तत्व या परमाणु संयोग करते हैं तो उनका द्रव्यमान हमेशा स्थिर अनुपात में होता है। एग्जाम्पल के लिए ले ले अपन, जैसे एग्जाम्पल ले ले, जैसे पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के 1:8 से ही हमेशा बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। अगर आपने ये जो अनुपात चेंज कर दिया, अगर अनुपात चेंज करने की कोशिश करी तो आपके जो जल का अणु है वो कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही देखो, NH3 अमोनिया जो बनता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 14:3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 14:3 के अनुपात में जब मिलेगा तब ही अमोनिया बनेगा, अन्यथा अमोनिया नहीं बनेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। मतलब ये चीजें स्थिर रहती है, इनका जो अनुपात, जो संयोग करने का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने के काम में आएगा। जो भी आगे का जो पार्ट, पूरे चैप्टर का जो पार्ट होगा वो अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। जब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।